शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी फिजिक्स में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, क्योंकि आकाश गंगा में रहते हैं तो इस आकाश गंगा में सबसे अधिक प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमारे पास किरणों की भांति आता है। ये नियम कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो कुछ सतहों से प्रकाश का टकराकर वापस आ जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समांतर गुजरे की यह आकर मिल गई फोकस पर, और जब ये आकर मिल गई फोकस पर तो भाई सिंपल सा प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। ठीक है, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मैटर लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा माइंड मैप, जिसमें मैं आज पूरे प्रकाश नाम के चैप्टर को कवर करने वाला हूं। अराउंड 20 से लेकर 30 मिनट्स के बीच में सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारी बातें होंगी। अगर आपने ये चैप्टर कहीं नहीं पढ़ा तो आज यहां पढ़ लीजिए, आपको सारा आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा 20-25 मिनट दुनियादारी, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख दे, क्योंकि ये गेम चेंजर माइंड मैप है। आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी बनाएगा, आपकी बातों को भी सिखाएगा और हर एक चीज को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी फिजिक्स में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, अक्सर इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5, 6, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर इजी होता है और क्योंकि फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है तो इसे बार बार रिवाइज करने का हमें मौका मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर काफी इजी होता है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, आप थोड़ा सा मन लगाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज आपकी इस कवि को पूरा करने वाला हूं मैं। ठीक है, आज किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रकाश नाम के टॉपिक को कवर करेंगे। क्या होता है प्रकाश, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। और प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे प्रकाश क्या होता है ये चीज हम सीखेंगे, है ना। प्रकाश से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे और प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सी बातें सीखेंगे, जिसमें ये बोर्ड अटक गया है। हाँ, सही हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे बच्चे, है ना, चलो यहां से शुरू करते हैं ना। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में सबसे पहले प्रकाश। ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है बच्चा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश से के परावर्तन से संबंधित कुछ बातें, और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ बातें, साथ ही साथ दर्पण और लेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश किरण। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। क्योंकि आकाश गंगा में रहते हैं तो इस आकाश गंगा में सबसे अधिक प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमारे पास किरणों की भांति आता है, रेस की फॉर्म में आता है। और एक बात और, इस विश्व में सबसे अधिक तेज अगर कुछ चलता है तो वो है प्रकाश, जो चलता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल में। और यह चाल निर्वात या वायु में होती है। यह अधिकतम है, किसी भी वस्तु से अगर आप इसकी तुलना करते हो तो यह अधिकतम है। कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इससे तेज कुछ भी नहीं हो सकता अभी तक तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसे तेज कुछ हुआ तो गड़बड़। अच्छा, एक चीज और, प्रकाश सदैव सीधे रास्ते पर चलता है, इधा 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 इधा, ऐसा 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 नहीं, इधर 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 चल सकता है। कभी कभी ऐसे ऐसे होकर नहीं चलता। तो प्रकाश हमेशा कैसा चलता है बच्चा? सीधा चलता है, सबसे तेज चलता है। और सीधे चलने के कारण ही प्रकाश की, मतलब प्रकाश के मार्ग में अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु की छाया बनती है। आपने छाया अर्थात परछाई को तो कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें प्रकाश की किरणें, है ना, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ जा रही हो तो वो कभी कभी समांतर रूप में हो सकती हैं, कभी कभी अपसारी रूप में हो सकती हैं, कभी कभी अभिसारी रूप में हो सकती है। ठीक है, अब समांतर प्रकाश किरणों का हम उदाहरण देकर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये समांतर प्रकाश किरणों का उदाहरण। अपसारी प्रकाश किरणें बेटा एक बिंदु से ये फैल जाती है। ठीक है, एक बिंदु से ये फैल जाती है। ठीक है, और अपसारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो याद रखना प्रकाश किरणें समांतर भी हो सकती हैं, अपसारी भी हो सकती हैं। अपसारी का मतलब जहां से वो जिस बिंदु से वो फैलती हैं, और अभिसारी का मतलब जिस बिंदु पर आकर वो मिल जाती है। ठीक है बच्चा, याद रखना, इनका हम उपयोग करेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन, एक बात याद रखना, आप इस दुनिया में जितनी भी वस्तुओं को देख रहे हो, है ना, आप दुनिया में जितने भी पदार्थ वस्तुओं को देख सकते हो, उसको देखने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी किरण से टकराता है
तो टकरा कर वापस आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब ये प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती हो, टकरा कर वापस आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, कल्पना करिए, जैसे कल्पना क्या करिए, वास्तविकता में कि मुझे आप कैसे देख पा रहे हो, बहुत सारी प्रकाश किरणें मुझसे टकरा कर इस कैमरा की तरफ जा रही है। कैमरा इमेज फॉर्म कर रहा है जिसका इकलौता प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल है प्रकाश का परावर्तन। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। एक छोटा सा डायग्राम है ना, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यह कोई एक सतह है, ठीक है, कल्पना करिए कोई भी चमकदार सतह है, एक प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो कि सतह की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। अब टकराकर ये चली जाएगी वापस, तो इसे क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण सतह की तरफ आती है, जो टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जिस बिंदु पर ये टकराती है इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। यहां पर हमने अभिलंब बनाया। ठीक है, अभिलंब सदैव सतह के साथ 90 डिग्री पर होगा। याद रखना, अभिलंब सदैव सतह के साथ 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें गलतियां करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसे एंगल आई बोलता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे एंगल आर बोला जाता है। ठीक है, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन जब आपतित किरणें समांतर होती हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, और अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें समांतर है तो परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी। ठीक है, जो हमारा नियमित परावर्तन होता है वो होता है समतल सतह से। ठीक है, और अनियमित परावर्तन होता है किसी भी प्रकार की इर्रेगुलर सरफेस से। ठीक है, कोई भी रफ सरफेस हो सकता है, कोई भी ऊंचा नीचा सरफेस हो सकता है, उससे अनियमित परावर्तन होता है। देखिए भैया, ये हमारा चेहरा दिख रहा है। ठीक है, इस दर्पण में चेहरा क्यों दिख रहा है, बड़े गुस्से में दिख रहा है। ठीक है, इस दर्पण में चेहरा दिखने का कारण है परावर्तन। ठीक है, इस दर्पण में चेहरा दिखने का कारण क्या बच्चा, परावर्तन। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से ये एंगल आई बराबर एंगल आर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब एंगल आई और एंगल आर होगा तब परावर्तन होगा। मतलब जहां जहां जिधर जिधर जैसे जैसे परावर्तन हो रहा है तो एंगल आई का मान सदैव किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ठीक है, जब जहां जहां जैसे जैसे परावर्तन हो रहा है एंगल आई का मान किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये देखिए, ये जो नियम है ना, इस नियम को आप हर स्थिति परिस्थिति में लागू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज नहीं कल नहीं, आप हर स्थिति परिस्थिति में इस नियम को लागू कर सकते हो। नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, है ना, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपातकाल, ये गलत लिखा है। ठीक है, आपतन बिंदु आएगा बेटा इसकी जगह। ठीक है, आपतन बिंदु और सामान्य, सामान्य का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल, सभी एक ही तल में स्थित होंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और नॉर्मल अभिलंब, यह सभी एक ही तल में स्थित होंगे। ये नियम कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो कुछ सतहों से प्रकाश का टकरा कर वापस आ जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जीवन में, जिंदगी में परावर्तन बहुत सारी जगह हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी जगह हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब, आप अभी इस चित्र को देखिए। ठीक है, आपको अभी मैंने एक चित्र दिखाया था, आप अगर इस चित्र को देखेंगे तो यहां पर ये रही वस्तु। ठीक है, मैं यहां पर किसकी तरह कार्य कर रहा हूं, वस्तु की तरह, और ये क्या है, इस वस्तु की इमेज मतलब प्रतिबिंब। अंग्रेजी के वर्ड्स थोड़े बहुत याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा वस्तु और ये क्या है बच्चा, इसका प्रतिबिंब। याद रखना, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये बातें काम आती हैं। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ती है। मैं दोबारा अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम दो। ठीक है, आप दो से ज्यादा भी लगाना चाहो ना तो इट विल वर्क, लेकिन न्यूनतम हमें दो लगाना ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, छवि भी कहते हैं, और एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इमेज बनती है रियल, और आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को परावर्तित होती हुई दिखती हैं, या फिर हमें, आप माफ करना मैंने गलत बोल दिया, यदि परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, या फिर हमको उन्हें फैलाना पड़ता है, कभी कभी दर्पण के पीछे ले जाते हैं, कभी कभी वस्तु के पीछे ले जाते हैं, तो इस स्थिति में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, आभासी बनती है। एक कुछ बातें हैं मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, कि आप वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर ले सकते हो, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हो, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते मेरे बच्चे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज, एक ट्रिक मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा आप उसे बोल दोगे कि आभासी है, ठीक है। जब जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा आप उसे बोल दोगे प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। क्योंकि यह अक्सर आपके जीवन में कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी मैं मॉडल पेपर देख रहा था, तो मॉडल पेपर में इससे जुड़ा हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिए, समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है समतल होता है। जीवन में कभी भी आपको दर्पण बनाना हो बच्चा, तो एक तरफ पॉलिश करना बहुत जरूरी है। कभी भी दर्पण को बनाने के लिए हम लेते हैं एक शीशा। शीशा क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी शीशे के एक सतह पर जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश सतह एक हो जाती है और दूसरी सतह हो जाती है परावर्तित सतह, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल सीधा होता, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होता, आप उसे टच करोगे ना तो बिल्कुल समतल होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, उस मिरर को, उस दर्पण को कहा जाता है समतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जिंदगी में दर्पण कई प्रकार के होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मैं समतल दर्पण पकड़ा हुआ था उदास होकर, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जीवन में दर्पण कई प्रकार के होते हैं। हम अक्सर इन स्थितियों से गुजरे हैं, हमने अक्सर इस प्रकार के दर्पण देखे हैं। जैसे एक दर्पण है अवतल दर्पण और एक दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलाकार दर्पण होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, मैं तो देशी व्यक्ति हूं, अगर आप किसी बर्तन के अंदर अपना चेहरा देखते हो, कभी मोटे दिखते हो, कभी पतले दिखते हो, क्योंकि वहां पर वह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। यह गोली दर्पण होता है, देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की सॉरी है ना, उभरा हुआ होता है ना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। बेटा याद रखना, जब जब आप उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे मैं अभी बताता हूं, ठीक है। पहले तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि बच्चा यह एक ऐसा मिरर है ना। हमने समतल दर्पण की बात करेंगे, हम एक उत्तल दर्पण की बात करेंगे, हम एक अवतल दर्पण की बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों में इकलौता एक ऐसा अवतल दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, सिर्फ अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है और तापन उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर बनाने के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यह सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयत्न करता है, और जब यह सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयत्न करता है तो इस स्थिति में यह तापमान को बढ़ा सकता है। इसका उपयोग और जगह भी, जैसे सुरक्षा जांच, इन आदि उपयोगों के लिए भी किया जाता है। ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उत्तल दर्पण में सबसे ज्यादा रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। हमारी गाड़ी के हैंडल पर जो मिरर लगा होता है उसे रियर व्यू मिरर कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्या कहा जाता है? रियर। इससे क्या होता है कि हम जो पीछे का दृश्य देखते हैं ना उसका ज्यादा क्षेत्र कवर करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है, ठीक है। अब बच्चा देखिए, जब भी आप दर्पण बनाएंगे ना, चाहे अवतल बनाएंगे चाहे उत्तल बनाएंगे, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने बनाया दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण है बच्चा? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर, ठीक है। और ये बनाया हमने उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, ये बना दिया मैंने मुख्य अक्ष, ठीक है। सही नहीं बना, ठीक है। यह बना दिया मैंने मुख्य अक्ष, यहां पर देखिए यह मैंने बना दिया मुख्य अक्ष। अब यहां भी मुख्य अक्ष को दोनों ओर ले जा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, हमेशा दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा ना वो कहलाएगा ध्रुव, है ना। जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा ध्रुव। ये दर्पण कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, गोला है तो उसका केंद्र भी होगा, वही हमारे दर्पण का केंद्र होगा, ठीक है। हमारा दर्पण कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, गोला है तो उसका केंद्र भी होगा और वही हमारे दर्पण का केंद्र होगा, जिसे वक्रता केंद्र अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। इसके बीच में होता है फोकस, ठीक है। सी और पी के बीच में होता है फोकस, ठीक है। सी और पी के बीच में क्या होता है बच्चा? फोकस। अब देखिए मेरे बच्चे, है ना, एफ और पी के, है ना, सी और पी से की दूरी को कहते हैं आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। सेम बातें यहां पर एप्लीकेबल हैं। इसे क्या कहा जाता है? आर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। और एफ से लेकर पी तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। एफ से लेकर पी तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है?
फोकस दूरी। आप डायग्राम बनाना चाहते हो ना, अगर आपको कहीं भी अवतल दर्पण या अवतल दर्पण बनाना पड़े तो इन बातों को बनाना ही पड़ता है। जैसे अवतल दर्पण से 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं, इन 6 की 6 स्थिति को देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर रखता है। अब देखिए वस्तु अनंत पर है तो पहली प्रकाश किरण आती है जो समांतर गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण आती है जो समांतर गुजरेगी, यह आकर मिल गई फोकस पर, और जब यह आकर मिल गई फोकस पर तो भाई सिंपल सा प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। ठीक है, अगर किसी वस्तु को सी से परे रखते हो तो ये रखा हमने किसी वस्तु को, तो इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है सी व एफ के मध्य बनता है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरणों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा, अगर किसी वस्तु को सी पर ही रख देते हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। एक लौती ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होता है। ठीक है, आगे 6 स्थितियां होती हैं, सामान्य 6 स्थितियां होती हैं, और भी ज्यादा हो सकती हैं। अगर किसी वस्तु को सी व एफ के मध्य रखती हो तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, यहां भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखते हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यहां भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि किसी वस्तु को पी व एफ के मध्य रखते हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। देखो अभी हमने 6 डायग्राम्स देखे, 6 में से अगर आप 5 को देख पा रहे हो ना तो ये 5 के 5 कैसे बना रहे हैं, प्रतिबिंब उल्टा बना रहे हैं, मतलब वास्तविक बना रहा है। एक लौता डायग्राम है जो सीधा बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे दर्पण सूत्र। सबसे पहले U, V और F क्या होता है। F मतलब फोकस दूरी, U ध्रुव से लेकर दर्पण तक की दूरी। ठीक है, दर्पण के माफ करना, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी U कहलाता है। और V क्या है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी। और F क्या है, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी। और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी ध्रुव से, इन तीनों के बीच रिश्ता बताने वाला सूत्र कहलाता है दर्पण सूत्र। 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अधिकतर न्यूमेरिकल्स आपके इसी फॉर्मूला से होंगे, अधिकतर न्यूमेरिकल आपके इसी फॉर्मूला से होंगे। अगला है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन ही हमको बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितना बड़ा, छोटा है, बराबर, ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, आवर्धन। ठीक है, यदि m का मान, ठीक है, 1 के बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, और यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या है बच्चा, छोटा है। ठीक है, तो बच्चा देखिए इसका एक सूत्र होता है, आवर्धन बराबर छवि की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई है ना का अनुपात, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, या फिर -v/u। ठीक है, आपको जो भी सूत्र उपयोग करना पड़े न्यूमेरिकल में उसका उपयोग करेंगे। और यह एक मात्रक विहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर आप इसका मात्रक ढूंढ रहे हो तो गलती कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। अगर आप अवतल दर्पण के लिए बात करोगे तो U हमेशा कैसा लोगे, माइनस। ठीक है, फोकस दूरी भी आप हमेशा कैसा लोगे, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि अवतल दर्पण की बात करेंगे तो U तो आप माइनस लोगे, लेकिन फोकस दूरी आप कैसी लोगे, प्लस। आपके सारे न्यूमेरिकल इन 4 पॉइंट से हो जाएंगे। ठीक है, सारे V की स्थिति अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, जैसे यहां पर अलग हो सकती है, यहां पर अलग हो सकती है। वैसे यहां पर अधिकतर केसेस में V की स्थिति को आप माइनस में ही लोगे। ठीक है ना, लेकिन अब मैं फिर भी कह रहा हूं ना, V डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। ठीक है, इसी कारण से मैंने V का कोई ठोस नहीं दिया। अब प्रकाश का अपवर्तन, मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, नहाते नहाते मैंने मेरे पैरों को देखा, वो पैरों का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने लगा, तो मेरे पैर मोटे थोड़ी हो गए थे। ठीक है, मेरे पैर मोटे थोड़ी हो गए थे, मेरे पैर बस अपवर्तन के कारण मोटे दिख रहे थे। मैंने अपने हाथ में एक पानी का बीकर पकड़ा, उसमें एक पेंसिल डुबा दी। जब पानी के बीकर में मैंने एक पेंसिल डुबा दी तो पेंसिल तिरछी दिखने लगी। अरे भाई पेंसिल तिरछी थोड़ी हुई होगी, ये था अपवर्तन। जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हम कुछ बातें पढ़ते हैं। पहले एक डायग्राम समझना। मान लीजिए ये रहा माध्यम क्रमांक 1, ये रहा माध्यम क्रमांक 2। ये जो लाइन है दोनों माध्यम को अलग करी। एक प्रकाश किरण आती है, जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, ये रहा अभिलंब और इसको यहां पर लाकर टकरा दो। ठीक है, ये रहा अभिलंब है ना। अब ये प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये प्रकाश किरण मुड़ गई। ठीक है, आपतित किरण, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण।
दूसरा, अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी, आपतन बिंदु, वहां पर अभिलंब बनाएंगे सतह के सापेक्ष, ये कोण एंगल आई और ये कोण एंगल आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे ना, उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम में। पहला नियम बड़ा साधारण सा, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, अब दूसरा नियम कहता है कि जो साइन आई है ना, मतलब आपतन कोण का आपने ज्या निकाल ली, मतलब साइन निकाल लिया, साइन आर है ना, इसका अनुपात एक नियतांक होगा और इसको कहा जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा बच्चे, अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, तो साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है बच्चे, अपवर्तनांक। याद रखना, अपवर्तनांक विश्व में सबसे अधिक हीरे का होता है, जिसका मान लगभग 2.42 के आसपास होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करा जाता है और इसे एन से भी प्रदर्शित करा जाता है, जैसा किया हो आप उसका उपयोग कर सकते हो, म्यू का या फिर एन का। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, या फिर म्यू इज इक्वल टू V1 बटा V2। V1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। याद रखिएगा। अब गोलाकार लेंस, जिंदगी में आपने कभी ना कभी लेंस देखे होंगे। हमारे लिए जिन लेंस की बात करते हैं वो गोलाकार लेंस होते हैं, जिनके दोनों सतहें गोलाकार होती है। लेंस कम से कम दो सतहों से मिलकर बना होता है, और दोनों सतह कैसी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः लेंस एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और एक अवतल लेंस। सामान्यतः और भी प्रकार के हो सकते हैं, अभिउत्तल हो सकता है, समतल उत्तल हो सकता है, उत्तल उत्तल हो सकता है, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस जो होता है कोनों पर से पतला और बीच में से मोटा, अवतल लेंस जो होता है कोनों पर से मोटा और बीच में से कैसा होता है, पतला। ठीक है, याद रखना, उत्तल लेंस जो केंद्र से मोटा और किनारों पर पतला, अवतल लेंस जो केंद्र में पतला और किनारों पर क्या होता है बच्चा, मोटा होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई बातें। ठीक है, अक्सर एग्जाम में यह पूछी गई बातें हैं। अब देखिए, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, लेंस से, अब जब भी आप किसी वस्तु को अनंत पर रखोगे तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें, अच्छा एक बात और, ये उत्तल लेंस है ना, इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, फोकस पर, और यदि किसी वस्तु को ही आपने फोकस पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तीसरा, यदि किसी वस्तु को आपने सी पर रख दिया, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, सी पर बनेगा। ठीक है, आगे, अगर आपने यदि किसी वस्तु को सी से थोड़ा सा दूर रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, हमेशा F1 व 2F2 के मध्य, दूसरी तरफ। ठीक है, अगर किसी वस्तु को F1 व 2F1 के मध्य रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, हमारा हमेशा 2F2 के मध्य, और अगर किसी वस्तु को O व F के मध्य रख दिया तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से पीछे बनेगा। ये बातें थी उत्तल लेंस की। अब हम अवतल लेंस की बात करें। ठीक है, अवतल लेंस में बड़ी साधारण सी चीज है कि यदि किसी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पर, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु को आप अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, यदि किसी वस्तु को आप रखते हो बेटा कहां पर, मतलब अक्ष पर कहीं भी रख दो, मान लो यहां पर रख दिया, पहली प्रकाश किरण समांतर, ये फोकस के सापेक्ष दूर हो जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से सीधी गुजर जाएगी, तो जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगी वहां पर बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, आगे है हमारा ना लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो होता है यूवीएफ के मध्य संबंध बताता है, इसको लेंस फॉर्मूला लिखा है हमने ताकि थोड़ी सी अंग्रेजी भी आपको आ जाए। तो लेंस सूत्र क्या होता है, जो यूवी और एफ के मध्य संबंध बताता है। यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और एफ मतलब फोकस दूरी। ठीक है, आवर्धन, अगेन आवर्धन का वही कॉन्सेप्ट है, मैग्निफिकेशन है ना, इसे अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोला जाता है, और इसका सूत्र होता है आई बटा ओ। ठीक है, अब v बटा u भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो। अगेन ये एक मात्रक विहीन राशि होती है। यदि m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु बराबर है, यदि m का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा है, और यदि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है। ये आवर्धन की बातें हैं। ठीक है, आगे, अब लेंस की शक्ति, किसी भी लेंस का काम होता है प्रकाश किरण को मोड़ना, और जो लेंस जितना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ता है उतनी ज्यादा उस लेंस की शक्ति होती है, और इसका सूत्र होता है
लेंस की शक्ति बराबर 1 फोकस दूरी। अक्सर एग्जाम में इसका मात्रक डायोप्टर के बारे में पूछा जाता है। एक डायोप्टर क्या होता है? एक डायोप्टर उस लेंस की शक्ति होती है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अगर आप लेंस की शक्ति को फोकस दूरी मीटर में लेकर करते हो तो भाई बढ़िया 1/f पुट कर दोगे, और अगर फोकस दूरी आप सेंटीमीटर में पुट करते हो तो 100/f कर दोगे। ठीक है, अगर बहुत सारे लेंस को आपने जोड़ा हुआ, एक बात याद रखना, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है और अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करता है, इसी कारण से धनात्मक ली जाती है, और अवतल लेंस दूर करने की कोशिश करता है, इसी कारण से ऋणात्मक ली जाती है। और यदि हम बहुत सारे लेंस को एक साथ रखते हैं तो इस स्थिति में हम लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं। इस कंडीशन में हम लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं। और बच्चा इतना ही था आज की क्लास में। और बच्चा पूरा चैप्टर मैंने वीर बैच में, उड़ान बैच में, ब्रह्मास्त्र बैच में डिटेल में पढ़ाया हो। आई होप आप सभी वहां से पढ़कर आए होंगे एंड इस माइंड मैप को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बाय बाय एंड बाय।